नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे धन योग के बारे में। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर व्यक्ति जानना चाहता है मेरी कुंडली में कितने धन योग है। तो आज हम लोग जानेंगे कैसे हम अपने लग्न चार्ट में यह देखते हैं कि कितने धन योग हमारी कुंडली में बन रहे हैं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी के सामने एक चार्ट हमने बनाया है। ये आपको मेष लग्न का चार्ट आप समझ सकते हैं और इसको काल पुरुष का लग्न चार्ट भी कहते हैं, काल पुरुष की कुंडली। इससे हम समझेंगे कि कैसे हम किसी व्यक्ति के लग्न चार्ट में उसके लग्न चार्ट में कितने धन योग बन रहे हैं यह देखते हैं। जैसे ये आपको लग्न होता है, इसको हम एसेंडेंट कहते हैं, लग्न कहते हैं। ये लग्न हो गया और यहाँ से लेकर के आपको ये 12 हाउसेस होते हैं। आप सभी जानते भी होंगे 12 हाउसेस होते हैं। और फर्स्ट हाउस में जो ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 से लेकर के 12 के बीच कुछ भी हो सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हम किसी के कुंडली में धन योग देखते हैं। ये जो 4 हाउस होता है, जहाँ पर आपको 1 लिखा हुआ है, 4th लिखा हुआ है, 7th लिखा हुआ है और 10th लिखा हुआ है, ये आपको 4 हाउस को हम लोग केंद्र हाउस कहते हैं। इसके अलावा 2 त्रिकोण होते हैं, आपको पंचम हाउस और 9th हाउस, इसको हम त्रिकोण कहते हैं। और साथ में हम लग्न को भी हम त्रिकोण में काउंट करते हैं। लग्न, त्रिकोण और केंद्र दोनों में काउंट होता है। पहला, 5वां और आपको 9वां, ये सारे ये तीनों आपको त्रिकोण हाउस हो गए। और 1st, 4th, 7th और 10th ये आपको हो गए केंद्र हाउस। जब भी हम किसी व्यक्ति के कुंडली में हमें धन योग देखना होता है, तो हमें खास करके, और आपको एक चीज़ और बता दूं आपको, कि जो ये 2nd हाउस होता है, ये आपको धन का घर होता है। 2nd हाउस को हम लोग धन भाव कहते हैं। पंचम हाउस ये हमारा पंचम हाउस है। इस पहला दूसरा, 5वां और 9th हाउस और आपको 11th हाउस, इसको हम लाभ का भाव कहते हैं इसको। और आपको 9th हाउस सभी आप जानते हैं, इसको हम लोग भाग्य के घर के रूप में देखते हैं और ये भाग्य भाव होता है ये। और ये पंचम हाउस ये आपको लक्ष्मी भाव होता है। तो ओवरऑल जब भी हमें किसी व्यक्ति के कुंडली में धन योग को देखना होता है, कितना मजबूत धन योग बन रहा है, तो उसको देखने के लिए हमें ये खास 4 घरों को देखना होता है। दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां। इन 4 घरों को देखने के बाद हमें पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति के कुंडली में कितना मजबूत धन योग बन रहा है। अगर किसी भी कुंडली में अगर धन भाव का स्वामी अगर पंचम हाउस में चला जाए, तो यह एक धन योग हुआ। अगर पंचम हाउस का स्वामी अगर 9th हाउस में चला जाए, तो यह एक धन योग हुआ। अगर 9th हाउस का स्वामी अगर लाभ भाव में चला जाए, तो यह एक धन योग हुआ। अगर लाभ भाव का स्वामी अगर धन भाव में चला जाए, तो यह एक धन योग हुआ। अगर लाभ भाव का स्वामी 9th हाउस में चला आए, तब ये भी एक धन योग हुआ। और अगर लाभ भाव का स्वामी पंचम हाउस में चला जाए, तो यह भी एक धन योग हुआ। मतलब इन 4 घरों का अगर आपस में किसी भी तरह का संबंध स्थापित हो रहा है, तो उससे हमें ये पता चलता है, संबंध स्थापित हो रहा है तो वो एक धन भाव हुआ। अब इन 4 घरों का जितना स्ट्रॉन्ग जो कनेक्शन है वो आपको देखने को मिलता है, उससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति का धन योग कितना मजबूत धन योग है। जैसे अगर मान लो इन 4 घरों के जो स्वामी हैं, वे अगर आपस में युति बना लेते हैं, जैसे अगर मान लो कि लाभ भाव का स्वामी और आपको 9th हाउस का स्वामी ग्रह, ये दोनों आपको युति बना करके और केंद्र में बैठ जाते हैं। ये जो केंद्र के हाउस है, अगर केंद्र के हाउस में बैठ जाते हैं, तो ये अपने आप में एक आपको विशेष मजबूत महाधन योग भी हम इसको कह सकते हैं।
अगर लाभेश और भागेश दोनों अगर युति बना करके केंद्र में बैठ जाए और डिग्री वाइज मजबूत हो तो वो आपको एक अपने आप में बहुत ही बड़ा महाधन योग इसको हम कह सकते हैं। साथ में अगर पंचम हाउस और नाइन्थ हाउस का स्वामी अगर युति बना करके आपको केंद्र में बैठ जाए तो यह भी एक मजबूत धन योग के रूप में हम लोग देखते हैं। अगर धन भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी युति बनाकर केंद्र में बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए तब भी यह भी एक धन योग होता है। धन योग देखने वक्त हमें यह भी देखना होता है कि ग्रहों का डिग्री वाइज कितना वो मजबूत है। जैसे अगर मान लो कि युति बनाकर बैठ तो रहा है लेकिन साथ में वो डिग्री वाइज बहुत ही कमज़ोर है तो वो आपको असर तो देगा, वो उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा सकारात्मक। जब उसका महादशा अंतर्दशा आएगा तो आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एक मान लो कि एक ग्रह है, अगर मान लो भाग्येश आपका 12 डिग्री का है और किसी का भाग्येश आपको 9 डिग्री का है तो दोनों 6 डिग्री से कम का है, अगर मान लो 5 डिग्री का है तो 5 डिग्री वाले भाग्येश का प्रभाव और 12 डिग्री वाले भाग्येश का प्रभाव, दोनों के प्रभाव में आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमें यह भी देखना होता है कि ग्रहों का डिग्री वाइज कितना मजबूत है वो, और दूसरा यह भी देखना होता है कि अगर वो जहाँ पे प्लेस्ड हो रहा है वहाँ पर प्लेस्ड होने के बाद में कहीं वो कमज़ोर तो नहीं हो रहा है, मतलब वो अपने किसी शत्रु राशि में जाकर तो नहीं बैठ रहा है या फिर शत्रु राशि में बैठ तो नहीं रहा है, प्लस उस ग्रह के ऊपर अगर मान लो वो शुभ ग्रह है और वो शुभ ग्रह भाग्य से इन चारों घरों का जो स्वामी ग्रह है, अगर मान लो वो कोई शुभ ग्रह है और जहाँ पर जाकर वो प्लेस्ड हो रहा है प्लेसमेंट के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अगर उस ग्रह के ऊपर अगर किसी शत्रु राशि का अगर दृष्टि आपको पाप ग्रहों की अगर दृष्टि हो जाए, जैसे आपको राहु की दृष्टि हो जाए तो वो जो योग है, वो जो धन योग है वो कमज़ोर हो जाता है। इवन किसी कारण से वो खंडित भी हो जाता है, कभी कभी वो खंडित भी माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होता है। दूसरा, अगर मान लो कि वो धन भाव का स्वामी आपको अगर जाकर भाग्य घर में जाकर बैठ तो गया लेकिन साथ में राहु बैठा हुआ है तो उसको हम धन योग तो काउंट तो करेंगे, लेकिन वो एक कमज़ोर धन योग के रूप में हम काउंट करेंगे और साथ में उसमें जो उसका जो असर है, उसका जो प्रभाव है वो आपको कम हो जाएगा या फिर किसी परिस्थिति में वो खंडित भी हो सकता है। यह भी हमें देखना होता है। केवल एक ग्रहों के प्लेसमेंट के साथ साथ हमें इन सारी चीज़ों को भी देखना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो मजबूत धन योग है या फिर कमज़ोर धन योग है। जैसे अगर मान लो कि धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी दोनों आपको केंद्र में बैठ गए, लेकिन राहु जो है, आप अगर मान लो धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी आपको 10th हाउस में जाकर बैठ गया और उसके बाद 10th हाउस में केतु बैठा हुआ है और 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति के जीवन में आपको मतलब धन का आगमन तो होगा लेकिन एक विशेष परेशानी लगी रहेगी हमेशा। धन आएगा फिर जाएगा, मतलब एक जो जिसको बोलते हैं ना कि मतलब अच्छा खाना बना है लेकिन उसमें मक्खी गिर गई, वैसी वाली कंडीशन आपको बन जाती है अगर राहु केतु के से वो दृष्ट हो जाए या फिर उनके साथ में उनका अगर युति झेलना पड़ जाए उन ग्रहों को, तो आपको जो है कि इस तरह के निगेटिव नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलने लगता है। तो ओवरऑल आपको यह देखना है कि धन योग देखने के लिए हमें दूसरा भाव, पंचम हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस का आपस में किसी तरह का संबंध स्थापित हो रहा है तो यह एक अपने आप में धन योग है। अब हमें ये काउंट करना होता है कि जिसकी कुंडली में जितने ज़्यादा आपको धन योग बनेंगे उतना मजबूत उसके कुंडली में उसके जीवन में प्रभाव धन योग का देखने को मिलता है। साथ में हम लग्न को भी देखना होता है, जैसे लग्न भी एक विशेष है। लग्न जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, तो जो धन भाव है, धन कौन कमाएगा? धन तो जो है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही तो कमाएगा ना, उसका जो व्यक्तित्व है वो कितना स्ट्रांग है। अगर मान लो कि धन भाव का जो स्वामी है वो अगर पीड़ित है, वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है,
तो ऐसा हो सकता है कि अगर जो धन योग है, ये मैंने चारों ग्रहों की अगर बात करी, अगर ये आपस में बहुत ही मजबूत है, बहुत ही मजबूत है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, और जो लग्न है वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है, उसमें बिल्कुल ही मतलब प्राण नहीं है, मतलब कमज़ोर बहुत ही ज़्यादा, तो ऐसा व्यक्ति की स्थिति आपको ऐसी हो जाती है कि वो एक बहुत ही बड़े घर में पैदा होता है, उसको सारी सुख सुविधाएँ होती है, लेकिन उसका खुद का व्यक्तित्व ज़ीरो होता है, ऐसी वाली कंडीशन बन जाती है। तो इसलिए जो है कि हमें यह भी देखना होता है कि व्यक्ति का जो लग्न है वो कितना मजबूत है, लग्न का प्लेसमेंट कितना मजबूत है, और वो कितने डिग्री का है लग्न, ये हमें ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि लग्न जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व, वो खुद का उसका व्यक्तित्व होता है। तो ये सारे जो है कि भोगों को कौन भोगेगा? व्यक्ति खुद ही तो भोगेगा ना। तो इसलिए उसकी स्थिति को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, वो कितना मजबूत और कितना स्ट्रांग है। तभी जा कर के हम किसी भी कुंडली को मतलब सफल कुंडली के रूप में जान सकते हैं। लेकिन अगर केवल धन योग की अगर बात करें, तो आपको सेकंड हाउस, पंचम हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस को देखना होता है। इन सारे चारों घरों का आपस में किसी तरह का कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज़ देखना होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं बता दूं, कि जैसे अगर मान लो कि इन चारों घरों का अगर कनेक्शन हो रहा है, और मान लो ये एक लाभ भाव का जो स्वामी ग्रह है और भाग्येश का जो स्वामी ग्रह है, ये आपको कहीं जाकर आपको गलत जगह पे प्लेस्ड हो जाते हैं। जैसे मान लो अगर वो मतलब छठे हाउस में जाकर बैठ जाते हैं, या फिर उनका जो प्लेसमेंट है वो आपको 12th हाउस में हो जाता है, तो वो भी आपको छठे ये त्रिक हाउसेस है, आपको 6, 8, 12 अगर यहाँ पर जा कर के अगर इनका प्लेसमेंट हो जाता है युति बना करके, तो उसको भी हम इतना मजबूत धन योग नहीं मानेंगे। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से वो आपको एक मतलब उसके अंदर एक नकारात्मकता आपको देखने को मिलती है। तो सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि उनकी आपस में अगर संबंध बन रहे हैं, अगर युति बन रहा है, तो युति बनने के साथ साथ वे कहाँ पर जाकर प्लेस्ड हो रहे हैं, ये भी हमें देखना होता है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल हमने धन योग के बारे में सारे पहलुओं पर बात कर ली, और इसी के साथ फिर अगले टॉपिक के साथ आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।